आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे मेथड ऑफ रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन जो शब्द है इसके बारे में मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में। मैंने ये चीज बोली थी कि रेफ्रिजरेशन का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी बॉडी है, ये बॉडी अगर सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है, सराउंडिंग, उस सराउंडिंग के टेम्परेचर से अगर कम है इसका टेम्परेचर, तो हम बोलेंगे उसे रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन अगर इसका टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर के इक्वल है तो हम उस प्रोसेस को बोलेंगे कूलिंग। जैसे एक बॉडी का टेम्परेचर है, वो है, सपोज इस बॉडी का जो टेम्परेचर है वो है 30 डिग्री सेल्सियस और सराउंडिंग का टेम्परेचर है कितना, 27 डिग्री सेल्सियस। तो अगर 30 से 27 हुआ है तो इसका मतलब ये है ये कूलिंग प्रोसेस है। लेकिन अगर इस बॉडी का जो टेम्परेचर है वो हमने इतना कूल कर दिया कि ये 27 से कम पहुंच गया, मतलब ये बॉडी कूल होने के बाद आ गई 15 डिग्री सेल्सियस पे, तो अब हम इसे बोलेंगे, क्योंकि 27 से भी बिलो हो गया, तो हम इसे बोलेंगे क्या, रेफ्रिजरेशन। ओके, अब रेफ्रिजरेशन के मेथड देखो। रेफ्रिजरेशन का सबसे पहला मेथड होता है जिसे अपन बोलते हैं नेचुरल रेफ्रिजरेशन। और इसका जो दूसरा मेथड है जिसे अपन बोलते हैं आर्टिफिशियल रेफ्रिजरेशन। आर्टिफिशियल रेफ्रिजरेशन। ओके, नेचुरल रेफ्रिजरेशन को अगर कवर करूं, सबसे पहले नेचुरल रेफ्रिजरेशन है। नेचुरल रेफ्रिजरेशन इसमें सबसे पहला मेथड आता है जिसे अपन बोलते हैं नॉक्टर्नल कूलिंग। नॉक्टर्नल कूलिंग। नॉक्टर्नल कूलिंग में क्या होता है कि सपोज ये एक गड्ढा है, गड्ढा, इसे बहुत देशी भाषा में समझना। जैसे मेरे पास एक जमीन पर एक गड्ढा खुदा हुआ है, ठीक, और ये मैं जो बात कर रहा हूं, ये बात मैं कर रहा हूं ट्रॉपिकल कंट्रीज की, ट्रॉपिकल कंट्रीज की। अब ट्रॉपिकल कंट्रीज में क्या होता है कि दिन में तो गर्मी पड़ती है अच्छी, और रात में टेम्परेचर हो जाता है बहुत कम, और दिन में टेम्परेचर हो जाता है बहुत ज्यादा। तो ऐसी कंट्रीज में क्या होता है कि जैसे एक तालाब है, उस तालाब में पानी भरा हुआ है, तो जब इस तालाब में पानी भरा हुआ है तो नाइट में यहां का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर फॉल होता चला जाता है, और जब टेम्परेचर फॉल होता है, ये आकाश का जो टेम्परेचर है वो फॉल होता चला जाता है। जब इसका टेम्परेचर फॉल होता है तो इसकी जो ऊपर वाली जो लेयर है, ये लेयर ये पूरी आइस फॉर्म कर लेती है। ये जो ऊपर वाली लेयर है ये आइस बना लेती है, लेकिन इसकी जो नीचे वाली लेयर है ये आइस नहीं बना पाती, इसका टेम्परेचर बहुत कम रहता है। आप लोगों ने अगर देखा हो, जैसे आप लोगों ने मूवी में भी देखा होगा, या आप लोग कभी गए हो फॉरेन में, तो वहां आपने देखा होगा कि ऊपर वाली लेयर पर आइस है, ऊपर वाली पे, लेकिन नीचे नीचे मछलियां आराम से तैर रही होती हैं। जो फिश हैं वो फिश आराम से तैर रही होती है पानी के अंदर, राइट। क्या होता है कि ऊपर वाला जो टेम्परेचर है वो बहुत कम हो गया, इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, आइस फॉर्म हो गई। तो इस तरीके से जो फॉर्मेशन होता है आइस का, उसे अपन बोलते हैं नॉक्टर्नल कूलिंग। अब ये जो आइस है, इस आइस को आप निकालो और इस आइस को ले जाकर के जहां आपको ट्रांसपोर्ट करना है वहां आप ले जाइए और उसे ट्रांसपोर्ट कर दीजिए, ठीक है। तो ये होती है नेचुरल कूलिंग, और इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं नॉक्टर्नल कूलिंग। अब दूसरा देखिए,
इसमें दूसरा प्रोसेस है, सपोज इसे मैं मानता हूं ए, ठीक, नेचुरल रेफ्रिजरेशन को। तो नेचुरल रेफ्रिजरेशन की जो सेकंड प्रोसेस है जिसे अपन बोलते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन मेथड, इवेपोरेशन का सबसे अच्छा एग्जांपल होता है जो अपन घर में मिट्टी के बर्तन रखते हैं। सपोज ये मेरे पास एक मिट्टी का बर्तन है, ये मेरे पास मिट्टी का बर्तन है, जैसे घड़ा जैसे बोलते हैं। तो जो अर्थन पॉड होते हैं, इनमें क्या होता है कि अगर आपने पानी भर के रखा है तो ये जो वाटर है, ये वाटर बाहर इवेपोरेट होता रहेगा। इसके बाहर जैसे मटका जो अपन रखते हैं, उसके बाहर क्या होता है कि पानी की नमी होती है। तो वो पानी की नमी क्यों आती है? क्योंकि यहाँ पर इवेपोरेशन हो रहा होता है, और इस इवेपोरेशन की वजह से जो इसका अंदर का जो पानी है, ये पानी ठंडा रहता है, ये कोल्ड रहता है, और जो बाहर का जो पानी है वो पानी इवेपोरेट होता चला गया। तो इस इवेपोरेशन की वजह से जो हीटिंग है वो बाहर निकल गई। मींस अगर आपको इसे टेम्परेचर, और बाहर का टेम्परेचर, जबकि गर्मियों के टाइम में भी अगर अपन लोग देखें तो मटके के अंदर का जो पानी है वो पानी अपन को ठंडा मिलता है। जो मिट्टी का घड़ा है उस घड़े के अंदर का जो पानी है वो अपन को ठंडा मिलता है, जबकि बाहर का टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो ये वाली जो प्रोसेस है ये भी रेफ्रिजरेशन प्रोसेस होती है। और ये कौन सी रेफ्रिजरेशन प्रोसेस है? इवेपोरेशन मेथड की, ठीक है, मतलब ये इवेपोरेशन से अपन को मिली। लेकिन एक बात याद रखना, इवेपोरेशन के बारे में बता रहा हूं क्योंकि ये चीज जब अपन आगे पढ़ेंगे तब उसे और थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे। इवेपोरेशन के लिए ये सबसे अच्छी बात होती है कि आपका जो बाहर का जो सराउंडिंग है, बाहर की सराउंडिंग, वो सराउंडिंग ड्राई होनी चाहिए। मतलब यहां अगर इससे होकर के जितनी भी एयर पास होगी मटके के ऊपर होकर के, मतलब घड़े के ऊपर होकर के जितनी भी एयर पास होगी वो एयर ड्राई एयर होनी चाहिए। अगर जितनी ड्राई एयर होगी ये उतनी ही अच्छी कूलिंग देगा। क्यों? क्योंकि ड्राई एयर में इवेपोरेशन बहुत अच्छा होता है। अगर यही एयर मॉइस्ट एयर होगी, मॉइस्ट, तो मॉइस्ट एयर अच्छी कूलिंग नहीं देता, और मॉइस्ट एयर अच्छी कूलिंग नहीं देगा। जैसे अगर बारिश के मौसम में देखें अपन लोग, जब रेनी सीजन होता है तो उसमें इवेपोरेशन अच्छा नहीं होता, और इवेपोरेशन अच्छा नहीं होता तो इस वजह से मटके के अंदर का जो पानी है वो इतना अच्छा इवेपोरेट नहीं हो पाता और ज्यादा अच्छी कूलिंग नहीं प्रोवाइड कर पाता, राइट। तो इसलिए ड्राई एयर होना बहुत जरूरी है। ड्राई एयर में इवेपोरेशन कूलिंग ज्यादा इफेक्टिव होती है। नेचुरल रेफ्रिजरेशन के थर्ड प्रोसेस देखिए, मतलब थर्ड मेथड देखिए। थर्ड मेथड अपन बोलते हैं मिक्सिंग ऑफ सॉल्ट, मिक्सिंग ऑफ सॉल्ट, मतलब नमक को मिलाना। क्या होता है, मार्केट में जो हम आइस लेते हैं, आइस जो अपन खाते हैं, आइसक्रीम, आइसक्रीम में क्या होता है, हमेशा सॉल्ट मिलाया जाता है, नमक मिलाया जाता है। उसके पीछे का कारण ये होता है कि जब आप इसमें सॉल्ट मिलाते हो तो सॉल्ट मिलाने से जो प्रोसेस होती है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाती है, एंडोथर्मिक। और एंडोथर्मिक जो प्रोसेस होती है उसमें हीट एक्सट्रैक्ट हो जाती है और टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है। तो अगर आप आइस नहीं मिलाओगे, आइस में अगर आप सॉल्ट नहीं मिलाओगे तो इसका मतलब वो कूलिंग अच्छी नहीं होगी। तो कूलिंग रेट अगर आपको बढ़ानी है, मतलब रेफ्रिजरेशन की अगर आपको रेट बढ़ानी है तो आपको उसमें सॉल्ट मिलाना पड़ेगा, राइट। तो थर्ड मेथड होता है मिक्सिंग ऑफ द सॉल्ट। अब इसके कुछ लिमिटेशंस बताता हूं, क्योंकि नेचुरल मेथड में अपन इन तीन मेथड को पढ़ेंगे नेचुरल रेफ्रिजरेशन में। तो इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस जैसे यहां पर अगर मैं देखूं तो यहां पर एनवायरमेंट अगर क्लियर है, मतलब जैसे बाहर का ये जो एटमॉस्फेयर है वो अगर साफ है, यहाँ पे बादल वगैरह नहीं है, चारों तरफ क्लाउडी रीजन नहीं है, तो उस समय क्या होगी, कूलिंग ज्यादा अच्छी होगी। मींस ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है बाहर की सराउंडिंग पर। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ, इसकी सबसे पहली लिमिटेशन ये होगी नेचुरल रेफ्रिजरेशन की, ये एनवायरमेंट या सराउंडिंग पे डिपेंड करता है।
दूसरी चीज देखिए, दूसरी चीज ये है कि ये हर जगह पे पॉसिबल नहीं है। ये जो कूलिंग है ये एवरीवेयर पॉसिबल नहीं है, ये केवल ट्रॉपिकल कंट्रीज में पॉसिबल है। तो ये इसका सेकंड लिमिटेशन होगी। मतलब लिमिटेशंस में अगर मैं देखूं तो देखिए, लिमिटेशंस limitations of natural cooling। अगर इसकी लिमिटेशंस की मैं बात करूं तो सबसे पहला लिमिटेशंस तो अपने पास यही हो गया कि इट डिपेंड्स ऑन द सराउंडिंग कंडीशन। इट डिपेंड्स ऑन द सराउंडिंग कंडीशंस ऑफ एटमॉस्फेयर। राइट। दूसरा देखो, दूसरी लिमिटेशन की हर जगह पॉसिबल नहीं है, नेचुरल कूलिंग हर जगह पॉसिबल नहीं है। तो इसे मैं लिख सकता हूं कि दिस प्रोसेस कैन नॉट वर्क एवरीवेयर। थर्ड देखो, क्या होता है कि ये जो मेथड है इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेशन को प्रोड्यूस कर पाना बहुत मुश्किल होता है। मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट अपन प्रोड्यूस नहीं कर सकते। लार्ज अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेशन इज वेरी डिफिकल्ट। राइट। अब अपन पढ़ते हैं सेकंड, जो मैंने बताया था आर्टिफिशियल रेफ्रिजरेशन। अब आर्टिफिशियल रेफ्रिजरेशन को देखते हैं। बी पार्ट है इसका आर्टिफिशियल रेफ्रिजरेशन। देखिए, आर्टिफिशियल रेफ्रिजरेशन में सबसे पहले इस आर्टिफिशियल रेफ्रिजरेशन के बारे में बताया था विलियम कॉलिन ने। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था विलियम कॉलिन। इन विलियम कॉलिन ने बताया था कि आर्टिफिशियली आइस जो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं तो वो हम इथाइल ईथर को यूज करके हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब इनने ये चीज बोली थी कि अगर हम इथाइल ईथर का यूज करें, इथाइल ईथर, तो इथाइल ईथर का यूज करके हम आर्टिफिशियल जो कूलिंग है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आर्टिफिशियली सबसे पहले आइस बनाई थी वो विलियम कॉलिन ने बनाई थी। ओके। तो अब इसके बारे में एक जो इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं वो ये होता है आर्टिफिशियल कूलिंग के लिए। जैसे मैं अगर प्रेशर किसी चीज का रिड्यूस कर रहा हूं, प्रेशर रिड्यूस कर रहा हूं, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर ये बेस्ड है आर्टिफिशियल रेफ्रिजरेशन। तो आर्टिफिशियल रेफ्रिजरेशन के लिए हम क्या करते हैं कि अगर मैंने प्रेशर ड्रॉप किया तो प्रेशर ड्रॉप करने के साथ उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ड्रॉप हो जाता है। राइट। जैसे अगर मैंने इथाइल ईथर को लिया तो इथाइल ईथर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ध्यान से सुनना, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर इथाइल ईथर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो होता है 34 डिग्री सेल्सियस। अगर मैंने ये जो प्रेशर है इस प्रेशर को मैंने रिड्यूस कर दिया, ये प्रेशर सपोज मैंने लगाया 0.5 atm, तो अगर मैंने प्रेशर इसे रिड्यूस कर दिया तो इसका बॉइलिंग पॉइंट है
वो 34 डिग्री सेल्सियस से बिलो आ जाएगा। इस प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है आर्टिफिशियल रेफ्रिजरेशन। मतलब प्रेशर को रिड्यूस करो, टेम्परेचर ऑटोमेटिक डाउन आ जाएगा, राइट। अब इसका मेथड देखो, तो इसके बारे में सबसे पहले विलियम कॉलिन ने बताया था, और इथाइल ईथर के यूज करके सबसे पहले आर्टिफिशियल आइस बनाई थी। और उस ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड था कि अगर आप प्रेशर को रिड्यूस करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी रिड्यूस हो जाएगा। जैसे इथाइल ईथर 34 डिग्री सेल्सियस 1 एटमॉस्फेरिक पे प्रोड्यूस करता है बॉइलिंग पॉइंट, तो इसका मतलब ये हुआ अगर मैंने प्रेशर 0.5 किया तो ये टेम्परेचर भी डाउन हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। इसके लिए अब मैं सबसे पहला मेथड बता रहा हूं जिसे अपन बोलते हैं वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जिसे VCRS बोलते हैं, राइट। VCRS इसके बारे में सबसे पहले बताया था, वो बताया था ओलिवर इवान ने। ओलिवर इवान नाम के एक साइंटिस्ट ने बताया था। और ये जो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है बताया इनने था, ओलिवर इवान ने। लेकिन इस वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में सबसे पहली बार इथाइल ईथर का प्रयोग किया था। किसने? इथाइल ईथर का प्रयोग किया था जैकोब पार्किन ने। जैकोब पार्किन ने, राइट। तो ये वेपर कंप्रेशन, ये जितने भी आर्टिफिशियल मेथड है, ये आर्टिफिशियल मेथड अपन बहुत डिटेल में कवर करेंगे हर एक लेक्चर में, क्योंकि अपना पूरा चैप्टर ही ये है कि रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, पूरा सिलेबस ही इस पर बेस्ड है। तो अपन इसे धीरे धीरे करके एक साथ कवर करेंगे, ठीक है। मेथड ऑफ कूलिंग में आर्टिफिशियल में सेकंड जो पॉइंट है वो सेकंड पॉइंट है कि वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इसके बारे में सबसे पहले बताया था जॉन लेस्ली ने। जॉन लेस्ले ने, उनने इसे और ये भी बताया था कि वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, इसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं H2SO4। ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसे हम वाटर के साथ यूज करते हैं। तो इसमें ये जो वाटर होता है वेपर एब्जॉर्प्शन में, ये काम करता है वाटर रेफ्रिजरेंट का, रेफ्रिजरेंट। और ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये वर्क करता है एब्जॉर्बेंट की तरह, एब्जॉर्बेंट। ओके, ये हो गया रेफ्रिजरेंट और ये हो गया एब्जॉर्बेंट। ओके, इसे भी अपन डिटेल में पढ़ेंगे जब अपन वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम पढ़ेंगे आफ्टर वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ये अपने सिलेबस में है कंप्लीट, और इससे कंपटीशन में काफी क्वेश्चन आते हैं वेपर एब्जॉर्प्शन से, तो इसे अपन डिटेल में कवर करेंगे। थर्ड जो इसका आर्टिफिशियल कूलिंग का जो मेथड है उसे बोलते हैं गैस साइकिल, गैस साइकिल रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ये जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, इस सिस्टम में क्या होता है, लो टेम्परेचर और लो प्रेशर यूज किया जाता है। लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर यूज करते हैं, लो प्रेशर, राइट। फोर्थ जो मेथड है उसे अपन बोलते हैं वेपर जेट रेफ्रिजरेशन सिस्टम। वेपर जेट
रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ये भी अपने सिलेबस में, इसे भी अपन कवर करेंगे। जितनी भी चीजें जो तुम्हारे सिलेबस के तहत जो तुम लोग पढ़ रहे हो वो सारी, मतलब उसमें से 90% आर्टिफिशियल कूलिंग है, मतलब आर्टिफिशियल रेफ्रिजरेशन है। तो इसलिए वहां की जो भी चीजें आपको लगे वो जब आप मेंस में लिखो तो आप मेंस में बहुत आराम से इसे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिफ्थ देखिए, थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम। थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ये जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम है ये सीबेक इफेक्ट, प्रिंसिपल ऑफ द सीबेक इफेक्ट पे वर्क करता है। प्रिंसिपल इसका कौन सा है? सीबेक इफेक्ट का। सीबेक इफेक्ट, सीबेक इफेक्ट क्या होता है? सीबेक इफेक्ट में ये होता है कि आप कोई भी दो जंक्शन पॉइंट लेते हो जो जिसमें एक कोल्ड जंक्शन होता है और दूसरा होता है हॉट जंक्शन, राइट? तो इन दोनों जंक्शन में आप एनर्जी को रिलीज करते हो, हीट को रिलीज करते हो और थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन इसे बनाते हो, मतलब थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम इसे बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी द्वारा अपन हीट को रिलीज कर देते हैं, हीट को बाहर निकालते हैं और कूलिंग प्रोवाइड करते हैं। तो ये है, तो इस सीबेक इफेक्ट ये अपने सिलेबस में है तो अपन इसे भी डिटेल में कवर करेंगे। ओके, सिक्स्थ जो पॉइंट है इसे बोलते हैं वॉर्टेक्स ट्यूब। वॉर्टेक्स ट्यूब, इसके तहत अपन क्या करते हैं इस सिस्टम में, वॉर्टेक्स ट्यूब में अपने पास एक ट्यूब होती है और ये जो ट्यूब है ये हॉलो होती है, हॉलो ट्यूब होती है, राइट? ये जो हॉलो ट्यूब है, इस हॉलो ट्यूब से अपन क्या करते हैं कि हाई प्रेशर की एयर, इसमें हाई प्रेशर की एयर एंटर कराते हैं। तो हाई प्रेशर की जो एयर है ये काइनेटिक एनर्जी को प्रोड्यूस करती है, काइनेटिक एनर्जी को प्रोड्यूस करती है और काइनेटिक एनर्जी को प्रोड्यूस करके ये कूलिंग प्रोवाइड करती है। अब इसका यूज कहां होता है वॉर्टेक्स ट्यूब का? वॉर्टेक्स ट्यूब का होता है जो मशीन्स होती हैं उन मशीन के पार्ट्स को ठंडा करने में, मशीनिंग के जो पार्ट्स होते हैं उन पार्ट्स को अपन कूलिंग प्रोवाइड करते हैं, किससे? वॉर्टेक्स ट्यूब सिस्टम से। सेवंथ देखिए, सेवंथ है ड्राई आइस रेफ्रिजरेशन। ड्राई आइस रेफ्रिजरेशन, इस ड्राई आइस में अपन क्या करते हैं, देखो ड्राई आइस हम बोलते हैं जो सॉलिड CO2 गैस होती है उसे। तो सॉलिड जो CO2 गैस है इसे इसे हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं फूड को प्रिजर्व करने में, फूड प्रिजर्व करने में। फूड को जब अपन स्टोरेज में रखते हैं काफी टाइम तक, तो स्टोरेज में जब किसी फूड को रखा जाता है तो वो काफी समय तक अपना सेफ रहता है, मतलब वो खराब नहीं होता, क्योंकि वहां पर हम यूज करते हैं इस सॉलिड आइस का, जिसे अपन बोलते हैं ड्राई आइस। तो ये CO2 गैस की बनी होती है। इससे क्या होता है कि काफी टाइम तक अपना फूड प्रिजर्व बना रहता है। लेकिन ये जो सॉलिड आइस होती है इसका एक जो स्पेशल फीचर होता है वो ये होता है कि ये सॉलिड आइस मेल्ट नहीं होती, मेल्ट नहीं होती, बल्कि ये सॉलिड आइस जब इसे हीट मिलती है तो ये डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाती है। ये सॉलिड आइस जब इसे एनर्जी मिलती है तो ये डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होती है और सॉलिड से गैस में अगर कोई चीज कन्वर्ट होती है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस, उसे बोला जाता है सब्लिमेशन प्रोसेस। मतलब जो ड्राई आइस रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है उसमें हम सब्लिमेशन प्रोसेस से हम इसे कूलिंग प्रोवाइड कर देते हैं। तो यहां जो प्रोसेस फॉलो होती है दैट इज कॉल्ड द सब्लिमेशन प्रोसेस। ओके, तो ये मेथड ऑफ द कूलिंग है जो अपन से रिटर्न में पूछा जाता है मेंस में। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में अपन कवर करेंगे
सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जिसमें रेफ्रिजरेशन और हीट पंप इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे और उसमें ये भी समझेंगे कि सीओपी क्या होता है। ओके, थैंक यू।